हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग नामक मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कक्षा दसवीं के संस्कृत का पूरा पाठ बाई पाठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो ख़त्म कर दिया। पूरा संस्कृत ख़त्म हो गया है। अब हमने हिंदी पर कदम रखा है। कक्षा दसवीं का हिंदी का हम वीडियो शुरू किए हैं। ये कक्षा दसवीं के हिंदी का प्रथम वीडियो है, जिसमें हम आपको विषय सूची के बारे में बताएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। और इस विषय सूची के आधार पर ना 5 नंबर का सवाल आता है, हर साल आता है। आपको पता होगा कि सवाल कुछ इस प्रकार आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यह सवाल पूछ सकता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है, या इस पाठ की विधियाँ क्या है, तो क्या है, निबंध है। तो इस टाइप के प्रश्न हर साल एग्जाम में 5 नंबर यानी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो यदि आपको 5 में 5 मार्क्स की तैयारी करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अवश्य मिलेगा 5 में 5 मार्क्स। ठीक है, तो आपने देखा कक्षा दसवीं के हिंदी विषय हिंदी का हम विषय सूची आपको पढ़ाएंगे। कक्षा 10वीं में 2 हिंदी का किताब है, पहला हिंदी और दूसरा हिंदी। तो फर्स्ट हिंदी में कुल मिला के 12 पाठ है। फर्स्ट हिंदी में कुल मिला के 12 पाठ है। हम 12वें पाठ को बारी बारी से जानेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, पहला पाठ है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इस पाठ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। और ये पाठ जो है ना एक निबंध है, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर एक निबंध लिखा है। ठीक है, दूसरा पाठ का नाम है 20 के दांत, और इस पाठ के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। और यह पाठ एक क्या है, कहानी है। 20 के दांत नामक पाठ के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी, और यह पाठ एक क्या है, कहानी है। इस तरह तीसरा पाठ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पाठ का नाम है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, ये जो पाठ है, यह पाठ एक भाषण है, स्पीच है। क्या है, भाषण है। और इस भाषण को किसने दिया था, मैक्स मुलर जी ने, और मैक्स मुलर जी ने इस भाषण को लिखा है। ठीक है, चौथा पाठ है जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और यह पाठ जो है, यह पाठ एक ललित निबंध है। और इस पाठ को हजारी प्रसाद द्विवेदी नामक लेखक ने, राइटर ने लिखा है। ठीक है, पांचवा पाठ है जिसका नाम है नागरी लिपि। क्या नाम है, नागरी लिपि, जिसको हम देवनागरी लिपि भी कह सकते हैं। और इस पाठ के जो लेखक हैं कौन है जी, तो गुणाकर मूले। और गुणाकर मूले द्वारा लिखित नागरी लिपि पाठ जो है ना, एक निबंध है, एक ऐसे है, एक पैराग्राफ है। ठीक है, अगला पाठ है जिसका नाम है बहादुर नामक पाठ के लेखक हैं अमरकांत जी। और ये पाठ जो है ना, यह एक क्या है, कहानी है। यानी बहादुर नामक पाठ एक कहानी है जिसके लेखक हैं अमरकांत जी। ठीक है, यदि आप 12 गो और सेकेंड हिंदी की किताब में और भी पाठ है, उस पाठ के लेखक के नाम याद रखते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स पक्का मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ हम विषय सूची वाले वीडियो आपको नहीं देंगे, आपको प्रत्येक पाठ के मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पाठ बाई पाठ देंगे, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में वे सवाल अवश्य पूछेंगे। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा तो आपका हिंदी में 85 से 90% से ऊपर नंबर आपको आएगा, कंफर्म आएगा, ये मेरा वादा है। यदि आप मेरा वीडियो पर डे देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसको कॉपी में लिखते हैं और याद करते हैं, तो आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, ये तो पाठ और लेखक का नाम है, इसको तो रट के याद करना होगा। लेकिन यदि आप पाठ बाई पाठ वीडियो देखते हैं तो वो हम आपको ऐसे बताएंगे कि बिना रटे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कहानी के तौर पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो आपको हमारे चैनल से और वीडियो से अवश्य फ़ायदा होगा, ये मेरा वादा है। अगला पाठ आप देख सकते हैं, पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का मूल्यांकन नामक जो पाठ है एक निबंध है और इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। नहीं, परंपरा का मूल्यांकन नामक पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा और यह पाठ एक निबंध है। 8वां पाठ है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ और इस पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज। कौन है जी? पंडित बिरजू महाराज। और जीत जीत में निरखत हूँ पाठ जो है ना, ये एक साक्षात्कार है, यानी इंटरव्यू है। राशिम वाजपेयी ने एक इंटरव्यू लिया था पंडित बिरजू महाराज के ऊपर, जिसमें पंडित बिरजू महाराज ने अपने पूरे जीवन गाथा को बताया था। और इस पाठ और इस इंटरव्यू को ही इस पाठ के द्वारा हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। 9वां पाठ है जिसका नाम है अवेन्यू। अवेन्यू नामक पाठ के लेखक हैं अशोक वाजपेयी और अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित अवेन्यू नामक जो पाठ है ना, यह एक ललित रचना है। यह एक ललित रचना है। ठीक है। अगला पाठ है इसका नाम है मछली। क्या नाम है जी? मछली। मछली नामक पाठ के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल और ये जो पाठ है मछली नामक, यह एक कहानी है, यह एक स्टोरी है। सेकेंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र और यह एक व्यक्ति चित्र है, यानी जीवनी है, यानी बायोपिक है। लास्ट चैप्टर इसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी और यह पाठ जो है ना शिक्षा शास्त्रीय निबंध है। इस पाठ में यानी इस निबंध में आपको बताया गया है कि कैसी शिक्षा अच्छी है, हमें किस प्रकार शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में सफलता की ऊंची मंजिल यानी ऊंची शिखर पर पहुंच सके, हम नेक राह पर चलना सीख सके। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन सिंह TVL कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के पहले पाठ जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक थे भीमराव अंबेडकर। इस पाठ में कुल मिलाकर के 16 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इन 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10वीं पाठ 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इस पाठ से यदि आपके मैट्रिक में के परीक्षा में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इन 16 प्रश्न में टच करना अवश्य है, क्योंकि इस पाठ से हम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निचोड़ लिए हैं। तो आप इसको लाइन बाय लाइन देखिए। ठीक है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा इस पाठ के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इनको संविधान का ज्ञाता भी कहते हैं। भारत का संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया था। ठीक है। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन थे? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है, मतलब इस पाठ की विधियां क्या है? तो यह पाठ एक निबंध है, ऐसे है, पैराग्राफ है। याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ क्या है? तो यह पाठ एक निबंध है। ओके। अगला प्रश्न है अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल को, यानी 14 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को हम बाबा साहेब भीमराव जयंती मनाते हैं। ओके। अगला प्रश्न है संविधान किसने लिखा था? तो संविधान भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान लिखने में। भारत का संविधान लिखने में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2 साल 11 माह 18 दिन का बहुत ही लंबा समय लगा था। ठीक है।
अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किसके विचारों से सहमत थे? तो याद रखिएगा, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे वे ना ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी के जो विचार थे उनके विचार से ये सहमत थे। कौन? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे माना है? यानी बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण किसको माना है? तो जाति प्रथा को। यानी जाति प्रथा को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत का सबसे बड़े बेरोजगारी के कारण माना है। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है मिलजुल कर रहना, मतलब मिलजुल कर रहना। अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर 200 सालों तक शासन आखिर क्यों किया? उन्होंने एक नीति बनाई, अंग्रेजों ने एक नीति बनाई जिसका नाम था फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो। उन लोगों ने भारतवासियों को अपने में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़वा दिया और उन्होंने 200 ईयर्स यानी 200 वर्षों तक राज किया भारत पर। ठीक है। अंग्रेजों के शासन काल से पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है क्योंकि वे सभी सोना लूट कर लेकर भाग गए। कौन? तो अंग्रेज। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कुप्रथा है? सुप्रथा का मतलब बढ़िया नियम और कुप्रथा का मतलब खराब नियम। तो इनमें से कौन कुप्रथा है? तो जाति प्रथा हो गया, श्रम विभाजन हो गया, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, बेटा बेटी में भेदभाव हो गया। ये सब क्या है? तो कुप्रथाएं हैं। क्या है? कुप्रथाएं। ये सवाल जो है बाय ऑप्शन आपको टिक करना होगा कि इनमें से कौन कुप्रथाएं हैं। तो जिनसे समाज का कल्याण नहीं होता होगा, समाज के लोगों को परेशानी होती होगी, उसको हम कुप्रथा कहेंगे। ठीक है। आप अगले प्रश्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, संविधान बनाने में लगभग कितना समय लगा था? तो आपको हम अभी बताएं कि संविधान बनाने में लगभग 2 वर्ष 18 माह 11 दिन का बहुत ही लंबा समय लगा था। ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लंबा समय लगा था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता का शासन। ठीक है। प्राचीन कालों में यानी मध्य काल में क्या था? राजतंत्र था, राजा महाराजा का शासन था। लेकिन आज क्या है? प्रजातंत्र है, जिसको हम लोकतंत्र या जनतंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी का कहना है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चलाए जाने वाला शासन है। ठीक है। प्रत्येक जनता जो है ना राजा है, मतलब ना आज जो है ना आधुनिक काल में क्या है? प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। ठीक है। अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, इनमें से किसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो जाति प्रथा या श्रम विभाजन के कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। सवाल है, अंबेडकर जी कुल कितने व्यक्तियों से प्रेरित थे? तो अंबेडकर जी ना कुल मिलाकर 3 व्यक्तियों से प्रेरित थे, जिनका नाम था कबीरदास, गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले। मतलब ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपना आदर्श ना कबीरदास को, गौतम बुद्ध को और ज्योतिबा फुले को मानते थे, क्योंकि ये इनके विचारों से सहमत थे। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म जो ना मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ओके। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन क्या है? तो श्रम विभाजन क्या है? कुप्रथा है, क्योंकि इसके अंतर्गत काम के आधार पर लोगों को बांटा जाता है। ठीक है। और लोगों को बांटा ही नहीं जाता है, लोगों को बांट करके उनमें भेदभाव किया जाता है।
अगला प्रश्न है, जाति में भेदभाव कहलाता है जाति प्रथा। यदि कोई व्यक्ति जाति में भेदभाव करता है तो उस कुप्रथा को हम जाति प्रथा कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भीमराव अंबेडकर जी कितने व्यक्ति को अपना आदर्श मानते थे? तो 3, जिनका नाम था कबीरदास, बुद्ध, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले। इस पाठ 2 जिसका नाम है 20 के दांत, और यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा जी। और इस पाठ में कुल मिलाकर के 1 से 23 यानी 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यदि इस चैप्टर से आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में कोई सवाल आता है तो इस सवाल से अवश्य टच करेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा, लगभग 90+ हिंदी में आपके नंबर आएगा, ये मेरा वादा है, ये आपके कुंदन सर का वादा है। तो चलिए इस वीडियो को नई उमंग के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, 20 के दांत पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, 20 के दांत पाठ के लेखक शर्मा जी थे, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा जी थे। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन थे? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी। ओके, अगला प्रश्न है, 20 के दांत क्या है? 20 का जो दांत है वह क्या है? निबंध है या कहानी है या साक्षात्कार है या जीवनी है? तो आपको टिक करना होगा कहानी पर, क्योंकि 20 का दांत जो है ना एक कहानी है। तीसरा प्रश्न है, सवाल है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की कुल मिलाकर 5 बेटियां थी और 5 बेटियां कठपुतली की समान थी और एक बेटा था जिसका नाम था कासू। और कासू ही उस घर में, उस परिवार में बहुत ही नटखट था, बहुत ही खचराई करता था, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं था। 5 बेटियों के लिए नियम था, 5 बेटियां कठपुतली थी, लेकिन कासू के लिए कोई नियम नहीं था। कासू मनमौजी था, अपनी मर्जी से तोड़ फोड़, इधर उधर उल्टा सीधा काम करता रहता था। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किस रंग की गाड़ी खरीदी थी? तो आपको याद रखना होगा कि सेन साहब ने काली रंग की गाड़ी खरीदी थी। ठीक है। 5वां प्रश्न है, सेन साहब की गाड़ी कितने की थी? तो सेन साहब की गाड़ी 7,500 यानी 7,500 रुपया की थी। याद रखिएगा, सेन साहब की जो काली गाड़ी थी कितना की थी? तो 7,500 रुपये की थी। आज के ज़माने में एक साइकिल मिलेगा 7,500 रुपये में, उस समय 7,500 रुपये में एक कार मिलती थी, वो भी बहुत अच्छी वाली। ठीक है, ये जो कहानी है बहुत ही पुराने ज़माने की कहानी है। ओके, अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? यानी मेन जो रोल था, मेन जो एक्टर थे कौन थे? तो मदन। याद रखिएगा, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन थे? मदन थे, क्योंकि इन्होंने ही कासू के 2 20 के दांत तोड़े थे पंच मार के। ओके, अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो आपको मालूम होगा, झोपड़ी बोले तो गरीब और महल बोले तो अमीर, और इन दोनों घरों में जब लड़ाई होती है तो महल वाले ही जीतते हैं, महल वालों का ही जीत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर मतलब अभियंता बनाना चाहते थे। अगला सवाल है, गिरधर लाल के पुत्र का क्या नाम था? तो गिरधर लाल के पुत्र का नाम मदन था, और गिरधर लाल सेन साहब के एक क्लर्क थे, फैक्ट्री के एक क्या थे? क्लर्क थे। अगला सवाल है, सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था? तो सेन साहब के पुत्र का नाम कासू था। कौन क्या था? कासू। अगला सवाल है, खोखी का क्या अर्थ होता है? तो खोखी यानी लड़की और खोखा मीन्स लड़का। खोखी का मतलब होता है लड़की और खोखा का मतलब होता है लड़का। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। अगला प्रश्न है, सेन साहब के किरानी यानी क्लर्क कौन थे? तो गिरधर लाल। सेन साहब के किरानी कौन थे? गिरधर लाल, और सेन साहब के बेटे का नाम था कासू और गिरधर लाल के बेटे का नाम था मदन।
और लास्ट में गिरधर लाल के बेटे मदन और सेन साहब के बेटे कासू के बीच लड़ाई होता है और मदन पंच मार करके कासू का 2 बीच का दांत तोड़ देता है। यदि चाहते हैं इस पाठ का एक्टिंग वाला वीडियो देखना और जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना अभिनय दिखाया है, तो आप कुंदन कृष्णन सिंह नामक यूट्यूब चैनल पर जाइए और उस चैनल पर ना नाटक टाइप का हम वीडियो डाले हैं, आप उसको देखिए, आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, कौन अपने बेटे को जेंटलमैन यानी नेक आदमी बनाना चाहते थे? तो पत्रकार महोदय। याद रखिएगा, पत्रकार जो महोदय था वे क्या कहते थे? पत्रकार महोदय का कहना था कि मेरा बेटा भविष्य में जो भी बने मैं उसको फुल सपोर्ट करूंगा, बट वह एक नेक आदमी बनना चाहिए, अच्छा आदमी बनना चाहिए। चाहे वो डॉक्टर बने या मास्टर बने या इंजीनियर बने या जो उसकी मर्जी है वो बने, हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन वे जेंटल मैन बनना चाहिए, नेक आदमी बनना चाहिए। अगला पार्ट है, इस कहानी में नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे कहा गया है? तो कासू को, क्योंकि सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और 5 बेटियों के बाद कासू का जन्म हुआ था, इसलिए माता पिता कासू को बहुत प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण, मतलब ओवर प्रेम के कारण कासू बिगड़ गया था। ठीक है, और इस कहानी में नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा हम कासू को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी में बंगले का पिल्ला किसे कहा गया है? तो बंगले का पिल्ला जो है ना कासू को कहा गया है, क्योंकि कासू जो था ना बहुत ही अमीर घर से ताल्लुकात रखता था, सेन साहब का बेटा था यह। अगला प्रश्न है, मदन को किसने धक्का दिया? तो मदन को शोफर ने धक्का दिया, जो गाड़ी साफ कर रहा था उसने धक्का दिया। कब? जब मदन गाड़ी देखने गया, थोड़ा सा टच कर दिया तो शोफर ने मदन को धक्का दे दिया, मदन का घुटना फूट गया। अगला प्रश्न है, गाड़ी की बत्ती किसने फोड़ी थी? तो गाड़ी की बत्ती कासू ने फोड़ी थी और कासू जो भी तोड़ फोड़ करता था, उनके पिता सेन साहब कहते थे मेरा बेटा अभी से ही तोड़ फोड़ कर रहा है, भविष्य में अवश्य ही इंजीनियर बनेगा। ठीक है, और वहीं मदन ने गाड़ी को टच किया तो सेन साहब ने कहा ये चोर बनेगा, दूसरे की चीज़ों को छूता है चोर बनेगा। सब छुआ था, टच किया था, उससे क्या हो गया? आपका बेटा तोड़ फोड़ कर रहा है तो आप बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर बनेगा और मदन चोर बनेगा, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगला सवाल है, गिरधर लाल किस वर्ग में आते थे? तो गिरधर लाल ना अमीर थे और ना ही गरीब थे, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ये मध्यम वर्ग से आते थे। कौन? तो गिरधर लाल, क्योंकि ये क्लर्क थे, किरानी थे। अगला सवाल है, सेन परिवार में नियमों का अपवाद कौन था? तो सेन परिवार में नियमों का अपवाद कासू था। ओके, अगला प्रश्न है, मदन क्या नचा रहा था? तो मदन लट्टू नचा रहा था, तभी तो वहाँ कासू गया और बोला कि मैं भी लट्टू खेलेगा। तो मदन ने कहा कि जा अपने पापा के कार से खेल, मैं तुमको लट्टू नहीं दूंगा। इसी के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। आपको देखना है इसका अभिनय यानी एक्टिंग यानी डायलॉग वाला वीडियो, तो आप कुंदन कृष्णन सिंह नामक यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और इस वीडियो को देखिए, आपको ये कहानी खूब बढ़िया समझ में आएगी। अगला प्रश्न है, सेन परिवार में बेटियां कितनी थी? तो 5 और बेटा कितना था? 1। गाली का हवा किसने निकाला? तो कासू ने। इस तरह 20 के दांत नामक कहानी से 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुए। पाठ 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, जिसके लेखक है मैक्स मुलर जी, इस पाठ में कुल मिलाकर के 13 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। यदि इस पाठ से आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है तो इन 13 सवाल में अवश्य टच करेगा, ये मेरा वादा है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए और आप अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में हिंदी में
95 प्लस मार्क्स स्कोर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं पाठ 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, और इस पाठ के लेखक है मैक्स मूलर जी। तो देखिए इस पाठ का पहला क्वेश्चन क्या है। सवाल नंबर फर्स्ट है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ के लेखक कौन थे, तो मैक्स मूलर जी। याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के लेखक कौन थे, तो मैक्स मूलर जी। ओके, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ की जो विधिया है यानी कला है वह कला क्या है, तो वह कला भाषण है। मतलब ना, भारत से हम क्या सीखे पाठ क्या है, तो भाषण है। भारत से हम क्या सीखे पाठ जो है ना निबंध है, ना कहानी है, ना जीवनी है, क्या है, तो भाषण है, स्पीच है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर जी कहाँ के निवासी थे, यानी मैक्स मूलर जी का जो निवास स्थान था वो कहाँ था, तो ये ना जर्मनी देश के रहने वाले थे। याद रखिएगा, मैक्स मूलर जी जर्मनी देश के रहने वाले थे। ठीक है, पता है ये विदेशी यात्री थे और इन्होंने भारत के बारे में मतलब भारत का बखान किया था कि भारत ऐसा है, भारत ऐसा है। ठीक है, यानी इस पाठ में ना कुल मिलाकर के भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, भारत का गुणगान किया गया है। और इस पाठ में भारत का गुणगान ना भारत के निवासियों ने अपने मुख से नहीं किया है, विदेशी लोगों ने यहाँ पे इस पाठ में भारत का गुणगान किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर जी ने किस देश का गुणगान किया है, तो याद रखिएगा, मैक्स मूलर जी जो कि जर्मनी के निवासी थे, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ये ना भारत का गुणगान किए थे। याद रखिएगा, मैक्स मूलर जी किस देश का गुणगान किए थे, तो भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, मतलब कौन ऐसा देश है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यानी भरन है, पूरा फला फूला है, तो कौन है, तो भारत। मतलब भारत में ना चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ठीक है, मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपने देशभक्ति गाना में सुना भी होगा कि सभी देशों से अच्छा कौन सा देश है, तो भारत। और हमने आपको संस्कृत में पढ़ाया है कि देवता लोग भारत में जन्म लेने को तरसते हैं। ठीक है, भारत में जिस लोग का जन्म होता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। अगला सवाल है कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है, तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत भाषा जो है ना भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, और संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। आज जितनी भी भाषाएं हैं, आज लगभग हजारों भाषाएं हैं पूरा विश्व में, और सभी भाषाओं का उद्भव जो है ना संस्कृत से ही हुआ है। ठीक है, और संस्कृत भाषा को देवों की भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रार्थना करने पर, वंदना करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और संस्कृत में बात करने से ना क्रोध का नाश होता है। क्यों होता है क्रोध का नाश, तो आपको हम एक वाक्य दे देंगे संस्कृत में, और आपको हम बोलेंगे जल्दी से पढ़िए, जितना जल्दी से आप हिंदी पढ़ते हैं उतना ही जल्दी से पढ़िए। तो क्या यह संभव है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि संस्कृत को पढ़ते वक्त ना थोड़ा सा मतलब विराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम एक श्लोक बोल रहे हैं, इसको हम पहले फास्ट बोल रहे हैं, ऐसा न बेदना तपन दारुण सिनोण गुण धर्म ते मूर्ति लोके होय भाई भूरता मन स्मृति में क्या चलती। तो समझ में कुछ आया, लेकिन अब हम इसको स्लो मोशन में बोलेंगे, देखिए कितना अच्छा लगेगा मंत्र। ऐसा ना तपो न दानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके हुई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। यानी संस्कृत भाषा को बोलते समय ना आपको ना आराम आराम से बोलना पड़ेगा, तब आप बोल पाइएगा। चाहते हैं कि क्रोध में फटाफट हम संस्कृत बोल दें तो संभव नहीं है। जैसे एक और श्लोक को देखिए, ओम विश्वानी देव सवितर दुर्तानी परासु व यद भद तन न आसु। इसको हम फास्ट में बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, मुंह लटपटा जाएगा। इसलिए संस्कृत में बात करना हो या बोलना हो तो आप क्रोध को दूर करके, आप हर बुराई को दूर करके आराम से बोलिएगा, तो ही संस्कृत आप बोल पाएंगे, नहीं तो आपका जीभ लटपटा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कहा जाता है कि संस्कृत में बात करने पर क्रोध का नाश होता है।
अगला प्रश्न है किस देश का विश्वविद्यालय काफी प्रसिद्ध था? तो भारत का जो विश्वविद्यालय था बहुत ही प्रसिद्ध था, मतलब यात्री भी, विदेशी लोग भी भारत में शिक्षा ग्रहण करने को आते थे। ठीक है, आज ना जैसे उस समय भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था जहाँ पे मतलब देश विदेश से लोग आते थे ज्ञान अर्जित करने के लिए। ठीक है, वाराणसी में मिले घड़े में कितने सोने के सिक्के थे? जो वाराणसी में सोने के सिक्के से मिला घड़ा था ना, उसमें कुल कितने सोने के सिक्के थे? तो 172। आपको याद रखना पड़ेगा कि वाराणसी में जो घड़ा मिला था उस घड़ा में 172 सोने के सिक्के थे, जिसमें ना देवनागरी शब्द में कुछ लिखा हुआ था, बहुत ही प्राचीनतम लिपि में कुछ लिखा हुआ था। लेकिन वहाँ का जो मूर्ख शासक था वह सिक्कों की अहमियत समझ नहीं पाया, वह 172 कुल 172 सिक्कों को ना क्या किया, पिघला दिया। ठीक है, मतलब जिनको मिला था वो बाद में बहुत अफसोस खा रहे थे कि हम बेकारे में अपने शासक को दिए, मतलब इसको पिघलाना नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी भाषाओं का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो सभी भाषाओं का ना उद्भव जो हुआ है, विकास जो हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। आपको याद रखना पड़ेगा कि सभी भाषाओं का जो विकास हुआ है संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत भाषाओं को, सभी भाषाओं को की जननी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कहानी के क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा देश है? तो भारत, मतलब भारत की जो कहानियां है ना बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायतों की स्थापना किस देश में हुई थी? तो सर्वप्रथम पंचायतों की स्थापना भारत में ही हुई थी। यहाँ पे पंचायत की जो व्यवस्था है 5 वर्षीय है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का सवाल है बौद्ध धर्म की स्थापना किस देश में हुई? तो भारत में ही हुई। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनको बोध गया यानी बिहार के गया जिला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, और भारत को ही बौद्ध धर्म का स्थापना स्थल कहा जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है किस देश की संस्कृति सबसे अधिक लोकप्रिय थी? तो याद रखिएगा कि भारत की जो संस्कृति थी ना बहुत ही लोकप्रिय थी। ठीक है, किस देश की संस्कृति सबसे लोकप्रिय थी? तो भारत की संस्कृति इतनी फेमस है कि विदेशी लोग भी भारत की संस्कृति को अपनाते हैं। ठीक है, इस तरह इस पाठ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आप पाठ 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम सही प्रश्नों का बारी बारी से इस वीडियो में वर्णन करेंगे। ये जो वीडियो है कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यदि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में, तो इन सही प्रश्नों में अवश्य टच करेगा, क्योंकि हमने इस पाठ से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निचोड़ रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस वीडियो का पहला सवाल क्या है। आप पहला सवाल स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ इनमें से क्या है? मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं जो पाठ है क्या है, निबंध है कि कहानी है कि जीवनी है? तो आपको टिक करना होगा ललित निबंध पर। याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ क्या है, तो ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है नाखून का बढ़ना क्या दर्शाता है? तो नाखून का बढ़ना दर्शाता है ना कि हम पहले पशु थे, हम आदि मानव से मानव बने हैं, हम आदि मानव से मानव बने हैं। तो नाखून का बढ़ना क्या दर्शाता है? तो हमारे अंदर पशुता को निर्देशित करता है कि आप पहले पशु थे। ठीक है, और हम बार बार अपने नाखून को काट कर कहते हैं कि हम पहले पशु थे लेकिन अब पशु ना रहे, हम अब इंसान बन चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा नाखून का बढ़ना पशुता का निशानी है और नाखून का काटना इंसानियत की निशानी है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, बड़ा दयनीय जीव कौन होता है? तो अल्पज्ञ पिता। याद रखिएगा, जो अल्पज्ञ पिता है यानी जो कम जानता है पिता, जिसके पास बुद्धि कम है, जिसके पास ज्ञान यानी शिक्षा कम है, वह पिता जो होता है ना, बड़ा ही दयनीय प्राणी होता है, क्योंकि वे ना अपने बच्चों के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है। बच्चे अपने पिता से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वे उनका प्रश्नों का उत्तर सही से नहीं दे पाते हैं, वे अनपढ़ हैं। ठीक है, तो आप लोग सही से पढ़िए, भविष्य में ऐसी बात आपके साथ ना घटे कि आपका पुत्र कहे कि मेरे पिता को ये नहीं आता है, वे नहीं आता है, वे पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास शिक्षा का अभाव है। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। अगला प्रश्न है, कौन निर्लज और बेहाया होकर बढ़ता है? तो नाखून जो है ना, निर्लजी है, बेहाया है, ये बढ़ता है। हम प्रत्येक सप्ताह हर संडे को नाखून काटते हैं और फिर ये बढ़कर 6 दिन में तैयार हो जाता है। मतलब ये निर्लज है, बेहाया है, फिर भी हम इसको काटते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में निर्लज और बेहाया कौन है? तो नाखून। ठीक है, हम इसको बार बार काटते हैं और यह बार बार निकल आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के लोग अपने किस अंग पर त्रिकोण या चंद्राकार आकृतियां बनाते थे? तो नाखून। मतलब प्राचीन काल के लोग जो थे ना, नाखून रखने का ना उनके अंदर बहुत ही बड़ा शौक था। वे नाखून रखने के शौकीन थे और वे अपने नाखून पर ना तरह तरह की चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, अगला सवाल है, किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा, गौर देश। गौर देश के जो लोग थे ना, वे ना बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। ठीक है, हमारे यहाँ आज भी कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड में नाखून बढ़ाते हैं, लड़कियाँ खासतौर पर अधिकांश नाखून बढ़ाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य का पहला हथियार कौन था? तो याद रखिएगा, मनुष्य का यानी आदि मानव का पहला हथियार कौन था? तो नाखून था, और नाखून के बाद क्या था? दांत था। याद रखिएगा कि मनुष्य का पहला हथियार क्या था? तो नाखून, और मनुष्य का दूसरा हथियार क्या था? तो दांत। पहला हथियार नाखून, दूसरा हथियार दांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक की बेटी ने मानव किससे प्रश्न पूछ लिया? मतलब लेखक की बेटी में अनजाने में एक लेखक से सवाल कर दिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पिताजी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक दिन बैठे हुए थे, उनकी बेटी बहुत छोटी थी, और छोटे बच्चे अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं, वे हमको मतलब अचंभित कर देते हैं, आश्चर्य में डाल देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक दिन बैठे हुए थे ना, तो उनकी बेटी आई और उनकी बेटी ने इनसे एक प्रश्न पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? और इन्होंने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर इतना मंथन किया कि ये एक पाठ ही लिख दिए, जिसका नाम रखा गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, और ये पाठ जो है ना, हमारे अंदर इंसानियत को जगाती है और पशुता का नाश करती है, यानी हमारे अंदर से जानवर को मारती है और इंसान को निकालती है। प्रत्येक व्यक्ति में राम और रावण दोनों विद्यमान है। इधर से राम जी निकलते हैं और नेक काम करने को कहते हैं, इधर से रावण निकलता है, बुरे काम करने को कहता है। इसलिए आप राम की सुने, रावण की ना सुने। उसी प्रकार बच्चियों के अंदर भी एक तरफ से शूर्पणखा निकलती है और एक तरफ से सीता माँ निकलती है। सीता माँ अच्छा काम करने के लिए कहती है और शूर्पणखा गलत काम करने को कहती है। ठीक है, तो एक दिन बच्ची ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इन्होंने सोचा ये सवाल जो मेरी बेटी पूछी है सिर्फ हमसे नहीं पूछी है, पूरे मनुष्य जाति से पूछी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेखक की बेटी ने मानव किससे प्रश्न पूछ लिया? तो पूरे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ लिया, पूरे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ लिया। याद रखिएगा कि लेखक की बेटी ने पूरे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, अगला सवाल है, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। याद रखिएगा, सर्वप्रथम परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश का इतिहास बहुत पुराना है? तो याद रखिएगा, भारत का जो इतिहास है ना, बहुत ही पुराना है और सराहनीय भी है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कौन कहते हैं जिस प्रकार पूंछ झड़ गए ठीक उसी प्रकार एक दिन नाखून भी झड़ जाएंगे। तो जो जो जंतु वैज्ञानिक है ना, जो जंतु वैज्ञानिक है, जंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार आदि मानव में पहले पूंछ हुआ करते थे, तो आदि मानव से मानव बनने तक पूंछ झड़ गए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का एक दिन नाखून भी झड़ जाएगा। और इस बात को किसने कहा है? तो जंतु वैज्ञानिकों ने कहा है। देखिए आगे कितना सच बात है, ठीक है। लेकिन ये तो अंग है हमारे शरीर का, ये नाश नहीं होगा। लेकिन हिंदी के बुक में पढ़ना है कि किसने कहा था कि जिस प्रकार हमारे पूंछ हट गए उसी प्रकार नाखून भी हट जाएंगे। तो ये ना जंतु वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिए इसको कि किसने कहा था, किसने कहा था सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सभी नए खराब नहीं होते। तो याद रखिएगा कालिदास जी ने, कालिदास जी जो कि महामूर्ख से महाविद्वान बने थे, कालिदास जी ने ही कहा था कि सभी पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सभी नए खराब नहीं होते। लोग बोलता है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, यानी सभी पुराने ना अच्छे नहीं होते हैं और सभी नए खराब नहीं होते, ठीक है। यानी कुछ पुराने अच्छे भी होते हैं और कुछ पुराने खराब भी होते हैं, कुछ नए अच्छे भी होते हैं, कुछ नए खराब भी होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, जो परंपरा सदियों से चलती आ रही है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उस परंपरा को निभाए। यदि परंपरा में कुछ अच्छा सच्चाई दिखाई दे रही है तो आप उस परंपरा को निभा सकते हैं। और यदि उस परंपरा से मानव जाति को हानि पहुंचती है, प्रकृति को हानि पहुंचती है, तो आप उस परंपरा को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मनुष्य को सबसे दुख सुख में शामिल होना चाहिए। किसने कहा था कि मनुष्य को सबके दुख और सुख दोनों में शामिल होना चाहिए? तो गौतम बुद्ध ने। क्या किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध ने, ठीक है। याद रखिएगा कि किसने कहा था कि मनुष्य को सबके दुख सुख में शामिल होना चाहिए? तो गौतम बुद्ध ने कहा था। कितना अच्छा बात कहे थे, ठीक है। देखिए, जो सुख में आए और दुख में ना आए वह दोस्त नहीं है, दुश्मन है। मतलब जो बंदा सुख में लेट से आता है, दुख में पहले आता है, वही असली दोस्त है। इसको आप अपने चारों तरफ आप महसूस भी कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। किसने कहा था बाहर क्या देख रहे हो, अपने अंदर देखो। चले जग को सुधारने पहले खुद तो सुधर जाओ, पहले खुद तो सुधार जाओ, बाद में जग को सुधारना है, ठीक है। तो किसने कहा था पहले बाहर नहीं अंदर की ओर देखो, अंदर अपने अंदर के सही प्रकार के अवगुणों को दूर करो। तो याद रखिएगा इस बात को, इतना अच्छे बात को ना बूढ़ा व्यक्ति कहा था। एक बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि बाहर की ओर नहीं पहले अंदर की ओर देखो, ठीक है। अपने अंदर की ओर देखो, पहले खुद सुधरो, बाद में जमाने को सुधारना है, ठीक है। इस प्रकार आप अगले प्रश्न को स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 नंबर सवाल है 16 नंबर कि आज से कितना समय पहले भारतवासी नाखून को जमकर संवारते थे। मतलब भारत में भी नाखूनों का सजाना संवारना काफ़ी प्रचलित माहौल रहा है। मतलब आज से लगभग 2000 वर्ष पहले भारत के लोग अपने नाखूनों को जमकर संवारते थे, ठीक है। लेकिन आज भी ऐसा होता है, अधिकांश जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वे बड़े बड़े नाखून रखती हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए और ज़रूरी है। हम खुद कहते हैं कि सही प्रत्येक बच्चियों को लेफ्ट हैंड में नाखून रखना चाहिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दूसरा हथियार क्या था? तो याद रखिएगा हमने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य का पहला हथियार नाखून था और दूसरा हथियार दांत था। क्या था? दांत था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस ऋषि मुनि के हड्डी से देवताओं के राजा इंद्र का वज्र बनाया गया था? तो याद रखिएगा दधीची मुनि। कौन मुनि थे जी? दधीची मुनि। यानी दधीची मुनि के हड्डी से, दधीची मुनि के हड्डी से इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा इंद्रदेव का वज्र बनाया गया था। जब बजरंग बली यानी हनुमान जी बचपन में सूर्य भगवान को निगल गए थे, तो इन्होंने यानी इंद्र भगवान ने इसी वज्र से उनके मुख पर वार किया था, जिसके कारण सूर्य भगवान बाहर निकले थे। तो पवन देव आ गए और पवन देव इंद्र से
मतलब बहुत उतावला हो गए, मारने को तैयार हो गए, लेकिन सब बाद में सभी देवताओं ने क्षमा मांगा, तब जाके पवन देव शांत हुए। इस प्रकार ये घटना घटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रामचंद्र जी के बानरी सेना के हथियार क्या थे? तो हमने रामायण में देखा है कि रामचंद्र जी की बानरी जो सेना थी, उन्होंने गद्दों से गद्दा जो होता है ना, गद्दा से यूज किया था। लेकिन इस बुक में हमको पढ़ना है ना, रामचंद्र जी के बानरी सेना के जो हथियार थे ना, क्या थे? पत्थर थे और पेड़ की डालियां। ठीक है, इस तरह कक्षा 10वीं के पाठ 4, इसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 19 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ था। इस तरह सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। आपको पाठ 5 है जिसका नाम है नागरी लिपि, और नागरी लिपि पाठ के लेखक थे गुणाकर मूले जी, और इस पाठ में कुल मिलाकर के 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन सभी प्रश्नों का उल्लेख देखिए, आपको बहुत ही अच्छा सफलता मिलेगी। आप अपने हिंदी के बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स लाएंगे। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं संस्कृत का भी वीडियो देखना कक्षा 10वीं का चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और पूरा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो जो है ना, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको यूट्यूब के हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप जाइए और उसको भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है। सवाल पूछ रहा है कि नागरी लिपि पाठ क्या है? तो नागरी लिपि पाठ जो है ना, एक निबंध है। याद रखिएगा, नागरी लिपि पाठ जो है ना, निबंध है, कहानी नहीं है। नागरी लिपि एक निबंध है। ठीक है, और नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन थे? तो गुणाकर मूले जी। अगला सवाल है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन थे? तो गुणाकर मूले जी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, हिंदी भाषा के लिपि क्या है? जो हिंदी भाषा होता है उस भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। आपको याद रखना होगा कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। याद रखिएगा, हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। संस्कृत भाषा को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं और उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए, हिंदी और संस्कृत दोनों को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं और उर्दू को फारसी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं। सवाल है, हिंदी भाषा का साहित्य कब से मिलने लगता है? तो हिंदी भाषा की जो साहित्य है ना, वह लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच ही मिलने लगता है। कि हिंदी भाषा में क्या क्या खोज हुई थी, उस सब जो खोज हुआ था ना, 8वीं सदी में ही मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा, काशी को हम देवनागरी भी कहते हैं। काशी को हम क्या कहते हैं? देवनागरी। देवनागरी किस शहर को कहा जाता है? तो काशी को ही हम देवनागरी कहते हैं। और देवनागरी नामक शब्द से ही देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, काशी को हम देवनागरी कहते हैं और देवनागरी से ही देवनागरी बना है, और देवनागरी से ही हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि का खोज हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। याद रखिएगा कि हिंदी और संस्कृत के साथ साथ मराठी हुआ, नेपाली हुआ, नेवारी हुआ, इन सभी भाषाओं की भी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, क्या है? देवनागरी लिपि ही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत यानी साउथ चल जाइएगा ना, तो नागरी लिपि को वहां पे ना नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को हम नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा दक्षिण भारत की है? याद रखिएगा, तमिल जो है ना, तमिल जो है ये क्या है? दक्षिण भारत की भाषा है। अगला प्रश्न है, महमूद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्के पर सूफी लिपि में क्या लिखा था? याद रखिएगा कि महमूद द्वारा ढलवाए गए चांदी के सिक्के पर सूफी लिपि में अ और आ लिखा था। क्या लिखा था? अ और आ। और किस लिपि में? तो सूफी लिपि में। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किसने अपने सिक्कों पर राम सीता लिखवाया था? याद रखिएगा, बादशाह अकबर, यानी बादशाह अकबर ने सिक्कों पर ना राम सीता लिखवाया था। किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। इसके प्रमाण मिलता है जब सिक्कों का आप देखिएगा ना, प्राचीन काल के सिक्कों को आप देखिएगा म्यूजियम में जा करके, तो वहां पे उन सिक्कों पर ना ये प्रमाण मिलते हैं, प्रूफ मिलता है। इससे साबित होता है कि अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता शब्द लिखवाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम क्या था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम देव था। मतलब अलग अलग जो हिंदी के साहित्यकार है ना, वे अपना अलग अलग राय देते हैं। कोई कहता है कि काशी को हम देवनागरी कहते हैं और देवनागरी नामक शब्द से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और कोई कहता है कि चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम देव था और देव के नाम से ही हिंदी और संस्कृत की लिपि जो है देवनागरी, उसका उद्भव हुआ है। ठीक है, तो अपना अलग अलग साहित्यकार अपना अलग अलग प्रमाण देते हैं। हमको कंफर्म पता नहीं है कि किनका प्रमाण सही है, हम सबके अनुसार सबका बात सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्नाटक की भाषा क्या है? तो कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कन्नड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के ही रहने वाले थे। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट जो शासक थे वे कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के रहने वाले थे। यदि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का संस्कृत और हिंदी का बढ़िया से तैयारी करना, तो आप इस वीडियो को पॉज करके चैप्टर वाइज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ना इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। बार बार वीडियो को देखिए, आपको इन वीडियो से बहुत ही फायदा होगा। आप ना हिंदी और संस्कृत में 95% मार्क्स स्कोर कीजिएगा। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और संस्कृत वाला पूरा वीडियो चैप्टर वाइज देख डालिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। यह मेरा वादा है, ये आपके कुंदन सर का वादा है, गारंटी है, पक्का आएगा सवाल, अवश्य आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महमूद चांदी के सिक्के कब शुरू किए? याद रखिएगा, महमूद जी ना चांदी के सिक्के यानी 11वीं सदी में शुरू कर दिए थे। इस सन की बात कीजिएगा तो 1028 ईस्वी में 1028 ईस्वी में महमूद ने चांदी के सिक्के शुरू कर दिए। और किस सदी में? तो 11वीं सदी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे कलिंग प्रदेश भी कहा जाता है? याद रखिएगा, उड़ीसा को ही हम कलिंग प्रदेश भी कहते हैं। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो अभी हमने बताया कि हिंदी हो या संस्कृत हो या मराठी हो, नेपाली हो, नेवारी हो, इन सभी भाषाओं को हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण के नाम पर इस लिपि का नाम देवनागरी लिपि पड़ा? तो याद रखिएगा, गुजरात के नागर ब्राह्मण के नाम पर ही इस लिपि का नाम नागरी लिपि पड़ा। यानी देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि या नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। साउथ के लोग ना देवनागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं और गुजरात के लोग नागरी लिपि को नागरी लिपि ही कहते हैं, देवनागरी लिपि नहीं कहते हैं। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि ही कहते हैं और इसका जो उद्भव हुआ है इस शब्द का गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर हुआ है, इसलिए इस देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजा के नाम पर देवनागरी नाम पड़ा है? तो विक्रमादित्य। याद रखिएगा, विक्रमादित्य के नाम पर देवनागरी शब्द नाम पड़ा है। अगला सवाल है, किन नगरी के नाम पर देवनागरी नाम पड़ा है? तो काशी या पटना के नाम पर ही इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा है, क्योंकि काशी को और पटना को हम देवों का नगर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तमिल भाषा की लिपि क्या है? तो तमिल जो भाषा है उस भाषा की लिपि है मलयालम। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सवाल है, तेलुगु भाषा की लिपि क्या है? तो कन्नड़। याद रखिएगा, तेलुगु भाषा की लिपि क्या है? तो कन्नड़। लास्ट क्वेश्चन है, खसकुरा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो खसकुरा को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। इस पाठ 6 जिसका नाम है बहादुर, और बहादुर नामक पाठ के लेखक थे अमरकांत जी। इस चैप्टर में कुल मिला करके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो से बहुत लाभ उठाइए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो आपको मालूम होगा कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। और दिल बहादुर नामक नाम में से दिल किसने हटा दिया? तो लेखक अमरकांत जी की पत्नी जिनका नाम था निर्मला जी, निर्मला जी ने दिल बहादुर में से दिल शब्द को हटा दिया और दिल बहादुर से बन गया बहादुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पाठ क्या है? तो बहादुर का पाठ जो है ना कहानी है। बहादुर पाठ एक कहानी है। आपको याद रखना होगा बहादुर पाठ क्या है। तो बहादुर पाठ एक कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल है, बहादुर पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा कि बहादुर पाठ के लेखक अमरकांत जी थे। और ये जो कहानी हुई है, घटित हुई है, यह एक सच्ची घटना पर घटित कहानी है। यह कहानी ना अमरकांत जी के घर में घटित हुई है। ठीक है। और इनका नौकर का ही नाम बहादुर था। पहले का नाम क्या था? दिल बहादुर। लेकिन इनकी पत्नी निर्मला जी ने दिल बहादुर में से दिल शब्द हटा दिया तो सिर्फ बचा बहादुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल बहादुर में से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो दिल बहादुर नामक शब्द में से दिल शब्द निर्मला जी ने उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और बिहार की सीमा पर किसका गांव था? तो याद रखिएगा नेपाल और बिहार की सीमा पर बहादुर का घर था। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर ही बहादुर का घर था। और बहादुर की माँ ने भैंस चराने के लिए बहादुर को मारा तो बहादुर क्या किया? घर छोड़कर भाग गया और लेखक के पास आ गया नौकरी करने के लिए। नौकर बन गया और नौकरी करने लगा। ठीक है। और आपको पता है कि दिल बहादुर की माँ ने दिल बहादुर को क्यों मारा? मतलब दिल बहादुर सोचता था ना कि मेरी माँ जो है ना, मेरी माँ जो है ना मुझसे कम प्रेम करती है और अपनी भैंसिया से अधिक प्रेम करती है। इसलिए ना एक दिन ना भैंस चर रही थी, भैंस अकेले में थी और कुछ दूर बाद ना उसकी माँ खेतों में काम कर रही। तो दिल बहादुर को लगा ना कि इस भैंस के कारण ही मेरी माँ मुझसे कम प्रेम करती है। तो दिल बहादुर ने भैंस को बहुत मारा तो भैंस खूंटा में से तुरा गई और सीधा भैंस उसकी माँ के पास पहुंची। माँ को लगा कि बहादुर ने ही मारा होगा तो माँ ने बहादुर को खूब पीटा। तो क्या किया बहादुर रात भर जंगल में ही रहा, कैसे भी दिन काटा। लेकिन जब सुबह होने को आई ना तो क्या किया? 2 रुपया यानी मटका में से 2 रुपया निकाला और सीधा शहर के गाड़ी पकड़ करके लेखक के घर आ गया। ठीक है। अगले प्रश्न को आप देख सकते हैं। सवाल है, बहादुर का कौन सा युद्ध में मारा गया था? याद रखिएगा कि बहादुर का कौन युद्ध में मारा गया था? तो उनके पिताजी यानी बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहादुर का जूता किस रंग का था? तो बहादुर का जूता भूरे रंग का था। बहादुर का जूता भूरे रंग का था। अगला प्रश्न है, लेखक अमरकांत जी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो लेखक अमरकांत जी के बड़े लड़का का नाम किशोर था। और किशोर ना बहुत ही खचराई करता था। मतलब बहादुर से सबसे अधिक काम किशोर ही करवाता था। अपना पैर दबाता था, साइकिल धुलवाता था। और ये अपने बेड पर पढ़ता था ना, जब पेंसिल नीचे गिर जाता था तो बहादुर को बुलाता था, आवाज़ देता था और बहादुर आकर के पेंसिल उठाता था। मतलब इतना छोटा छोटा काम भी बहादुर से ये करवाता था। कौन? किशोर। याद रखिएगा अमरकांत जी का लड़का का क्या नाम था? तो किशोर। ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं। सवाल है, किशोर सबसे अधिक किसको मारता था? तो किशोर सबसे अधिक बहादुर को मारता था। कभी बहादुर इसकी कामों को नहीं कर पाता था या थोड़ी सी भूल चूक होती थी तो किशोर बहादुर को बहुत पीटता था। ठीक है। अगले प्रश्न को देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। सवाल है, बहादुर को लेखक के घर कौन लाए थे? तो याद रखिएगा बहादुर को लेखक के घर पर लेखक के साले साहब लाए थे। यानी लेखक की पत्नी, लेखक अमरकांत की पत्नी निर्मला जी का कहना था कि सुनते हैं जी, हमारे ना सभी सगे संबंधियों में नौकर चाकर हैं, हमारे पास नौकर नहीं है। मतलब निर्मला जी ने बहुत हठ कर दिया था नौकर रखने को। तो ही निर्मला के भाई यानी लेखक के साले साहब बहादुर को इनके घर पर नौकरी करने के लिए लाए थे। ठीक है।
तो याद रखिएगा बहादुर को लेखक के घर कौन लाए थे, तो लेखक के साले साहब। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर ने किसका जूता पहना हुआ था, तो बहादुर जो भूरे रंग का जूता पहना हुआ था वह साले साहब के लड़के का था, यानी लेखक के साले साहब के लड़के का ही जूता था जिसका रंग था भूरा रंग। ठीक है, और वो जूता किसका था, तो बहादुर का था। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर की माँ सबसे अधिक किससे प्रेम करती थी, तो बहादुर को ऐसा लगता था ना कि मेरी माँ जो है ना मुझसे कम प्रेम करती है और मेरी भैंसिया से अधिक प्रेम करती है। तो याद रखिएगा बहादुर की माँ सबसे अधिक ना प्रेम ना अपनी प्यारी भैंस से करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर घर से कितना रुपया लेकर भागा, तो याद रखिएगा आप कि बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था। बहादुर घर से मात्र 2 रुपया लेकर भागा था। ठीक है, अगले प्रश्न का आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है बहादुर पर कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगता है, तो 11 रुपया। मतलब अपना बहादुर के पर ना 11 रुपया चोरी होने का इल्ज़ाम लगता है। आप इस कहानी को देखिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि 11 रुपये कैसे। तो देखिए, यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का यानी इस पाठ का जिसका नाम है बहादुर पाठ का ना हम नाटक स्वरूप ना वीडियो अपलोड किए हैं कुंदन कृष्णन सिंह नामक मेरे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाइए यूट्यूब पे और लिखिए कुंदन कृष्णन सिंह, और उस चैनल में ना हम बहादुर नामक पाठ का वीडियो नाटक स्वरूप अपलोड किए हैं। उस वीडियो में कुछ बच्चों ने अपना अभिनय यानी एक्टिंग दिखाया, तो आप जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को आप सवाल देख सकते हैं स्क्रीन पर। सवाल है लेखक कौन सी मछली बाजार से लाए, तो याद रखिएगा लेखक ना यानी अमरकांत जी बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल लाए थे। कौन मछली लाए थे, तो रोहू मछली। याद रखिएगा अमरकांत जी बाजार से रोहू और देहरादूनी चावल लाए थे। अगला प्रश्न है अमरकांत जी के घर किसके मेहमान आए थे, तो अमरकांत जी के घर उनकी पत्नी निर्मला जी की सहेली और उनके हस्बैंड आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा किसने कहा। अब ऐसा नौकर कहीं नहीं मिलेगा किसने कहा, किशोर ने कहा। किशोर भी अपने किए गए कामों से पछतावा कर रहा था कि मैंने बहादुर को बहुत तंग किया, अब मैं बहादुर से माफ़ी मांगूंगा और बहादुर को कभी तंग नहीं करूंगा, ये बहुत पछता रहा था। तो अब पछताए क्या होगा, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको पहले ही सोचना था। ठीक है, अगला सवाल है बहादुर को किसने सुअर का बच्चा कहा था। बहादुर को किसने सुअर का बच्चा कहा था, तो किशोर ने। याद रखिएगा बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था, तो किशोर ने। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो नेपाल से। और लास्ट क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो जुलाई 1925 में। इस तरह इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप संस्कृत वाला भी वीडियो लाइन बाई लाइन देखिए और हिंदी वाला वीडियो भी लाइन बाई लाइन देखिए, और वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में नोट कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। वीडियो को एक बार नहीं कई बार लगातार देखिए। यदि आपका एमबी कम खत्म नहीं यदि आपका एमबी जल्दी खत्म हो जा रहा है, इंटरनेट जल्दी खत्म हो जा रहा है, तो इसको आप 144 में चलाइए और देखिए 144 में चला करके उसको सुनिए। आपको इस वीडियो से बहुत प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरा वादा है। आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, जो कि पाठ 7 से है, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, और इस पाठ के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चन है, और इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। चलिए इस वीडियो को नई उमंग के साथ शुरू करते हैं, और हम बहुत अधिक कोशिश करेंगे कि आपका हिंदी में नंबर जो आएगा 95% नंबर आएगा। ठीक है, और कंफर्म आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज वीडियो देखिए, आपको 95 नंबर पक्का मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है परंपरा का मूल्यांकन क्या है।
तो आपको याद रखना होगा परंपरा का मूल्यांकन ना कहानी है ना जीवनी है, क्या है तो निबंध है, पैराग्राफ है, ऐसे है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ क्या है तो यह पाठ एक निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रामविलास शर्मा जी की रचना है? इनमें से कौन रामविलास शर्मा जी की रचना है? तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन नामक जो पाठ है वह पाठ क्या है तो रामविलास शर्मा जी का रचना है और यह पाठ एक निबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था और कहाँ हुआ था तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भेदभाव है? इनमें से कौन भेदभाव है? तो ये सवाल तो बाई ऑप्शन है, आप ऑप्शन देकर टिक कीजिएगा तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा रंग में भेदभाव या लिंग में भेदभाव। रंग में भेदभाव का मतलब क्या? हम काले हैं और हम गोरे हैं, और लिंग में भेदभाव यानी बेटा बेटी में भेदभाव करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य संक्षेप रूप में क्या होता है? तो साहित्य जो होता है संक्षेप रूप में स्वाधीन होता है, मतलब अपने अधीन होता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बायरन किस भाषा के कवि थे? याद रखिएगा, बायरन जो थे ना अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज के कवि थे। कौन? तो बायरन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निराला के साहित्य साधन कितने खंडों में रचित है? निराला के साहित्य खंडन जो है कितने चरणों में यानी कितने खंडों में रचित है? तो तीन पर आपको टिक करना होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में किन मनुष्य का अहम भूमिका है? तो साहित्य के निर्माण में ना वाल्मीकि, वेद व्यास और तुलसीदास, यानी वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण नामक महाग्रंथ को लिखा, वेद व्यास ने महाभारत नामक महाग्रंथ को लिखा और तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक महाग्रंथ को लिखा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या? साहित्य के निर्माण में वाल्मीकि जी का, वेद व्यास जी का और तुलसीदास जी का अहम भूमिका है, अहम रोल है, ठीक है। अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, इनमें से कौन से 2 देश महान कविता के केंद्र हैं? मतलब कहाँ से मतलब कविता का उद्भव हुआ, बहुत सारी कविताएं विकसित हुई, तो भारत और ईरान जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन ऐसे 2 देश हैं जहां महान कविता के केंद्र थे, महान कविता का उद्भव हुआ, तो भारत और ईरान जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में। एथेंस कहाँ है? तो यूरोप में है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब क्या? हिंदी पाठ में कहने का मतलब क्या? कक्षा 10वीं के हिंदी में सभी पाठ जो है ना कहानी नहीं है, कुछ पाठ कहानी है तो कुछ जीवनी है तो कुछ निबंध है। कुछ पाठ आपको आसानी से समझ में आ रहा है और कुछ पाठ में थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, तो आपको देना ही पड़ेगा। जो आपका सिलेबस में है हम वही ना पढ़ाएंगे, जो कक्षा 10वीं के हिंदी के सिलेबस में है वही ना हम पढ़ाएंगे। आपको समझ में आने के लिए हम कोई राजा रानी का कहानी नहीं सुनाएंगे। राजा रानी की कहानी से थोड़ी ना कुछ आएगा सवाल, जो आएगा इसी में से आएगा। तो जो सवाल आपको समझ में आ रहा है, जो वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो उसको एक बार देखिए, और जो नहीं आ रहा है उसको बार बार देखिए। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के रटिए, याद कीजिए। कैसे पेपर आपका है, आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। यदि आप जिम्मेवार बनेंगे तो काबिल बनेंगे। यदि आप जिम्मेवार बनेंगे तो काबिल बनेंगे, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने जिम्मेवारी को समझिए, ठीक है। तो कुछ चैप्टर जो है ना सिंपल है और कुछ चैप्टर जो है ना हार्ड है, तो आपको सिंपल वाला भी पढ़ना है और हार्ड वाला भी पढ़ना है, ना कि हार्ड वाला छोड़ देना है, उसमें थोड़ा अधिक समय देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन लैटिन कवि हैं? तो वर्जिल जी। वर्जिल जो है ना, वर्जिल लैटिन कवि है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो याद रखिएगा, सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता, यानी सब कुछ युद्ध से ही जीता नहीं जाता है, कुछ मन से भी जीता जाता है, कुछ वचनों से भी जीता जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो शर्मा जी ने जो पुरस्कार की राशि उनको मिली थी उस राशि को इन्होंने भारत सरकार को दान में दे दिया। याद रखिएगा, यानी रामविलास शर्मा जी बहुत ही प्रमुख यानी बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। इनको जो पुरस्कार की राशि मिली थी इन्होंने भारत सरकार को दान कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल है, कौन बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान और प्लस में बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान गाया लिखा, उन्होंने ही मतलब जन गण मन जो राष्ट्रगान है भारत का, इसको भी लिखा। ये क्या थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध कवि थे। यानी बंगाल के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगला सवाल है, पूंजीपति वर्ग के लोगों ने किसका शोषण किया? तो ये इस सवाल को आप सामाजिक विज्ञान में ही पढ़े होंगे कि पूंजीपति वर्ग के लोगों ने सभी वर्ग के लोगों का शोषण किया, चाहे वह मध्यम वर्गीय लोग हो, चाहे गरीब हो, बेरोजगार हो, असहाय हो, लाचार हो, सही वर्ग के लोगों को पूंजीपति वर्ग के लोगों ने शोषित किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि। इसको आपको बताना पड़ेगा, इसको तो आप हम रटवा दिए हैं पहले ही। ठीक है, अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो महर्षि तुलसीदास। ठीक है, अगला प्रश्न, जो पूजा पाठ पर विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो पूजा पाठ पर यानी भगवान को जो नहीं मानता है उसको बोलते हैं नास्तिक। यदि आप आस्तिक हैं तो आप पूजा पाठ करते होंगे, भगवान को मानते होंगे। यदि आप नास्तिक हैं तो ना पूजा पाठ करते होंगे ना भगवान को मानते होंगे। इस तरह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, गुलामी अमेरिका को किसने प्रभावित किया? तो गुलाम अमेरिका को एथेंस नामक व्यक्ति ने प्रभावित किया। इस तरह कक्षा 10वीं के पाठ 7 जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। कहने का मतलब क्या, कक्षा 10वीं के हिंदी में ये पाठ जो है ना कहानी नहीं है, कुछ पाठ कहानी है तो कुछ जीवनी है तो कुछ निबंध है। कुछ पाठ आपको आसानी से समझ में आ रहा है और कुछ पाठ में थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, तो आपको देना ही पड़ेगा। जो आपका सिलेबस में है हम वही ना पढ़ाएंगे। आपको समझ में आने के लिए हम कोई राजा रानी का कहानी नहीं सुनाएंगे। राजा रानी की कहानी से थोड़ी ना कुछ आएगा सवाल, जो आएगा इसी में से आएगा। तो जो सवाल आपको समझ में आ रहा है, जो वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो उसको एक बार देखिए, और जो नहीं आ रहा है उसको बार बार देखिए। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के रटिए, याद कीजिए। कैसे पेपर आपका है, आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। यदि आप जिम्मेवार बनेंगे तो काबिल बनेंगे। यदि आप जिम्मेवार बनेंगे तो काबिल बनेंगे, और काबिल बनेंगे तो कामयाबी अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो आप अपने जिम्मेवारी को समझिए। ठीक है, कुछ चैप्टर जो है ना सिंपल है और कुछ चैप्टर जो है ना हार्ड है, तो आपको सिंपल वाला भी पढ़ना है और हार्ड वाला भी पढ़ना है, ना कि हार्ड वाला छोड़ देना है, उसमें थोड़ा अधिक समय देना है। ठीक है, पाठ 8 कक्षा 10वीं पाठ 8 जिसका नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, और इस पाठ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और इस पाठ में कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 22 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। तो आप इस वीडियो के यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में जो सवाल आएंगे ना इस चैप्टर से, आपके एग्जाम में ये सवाल 100% गारंटी के साथ टच होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल क्या है, इस चैप्टर का पहला सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ जो पाठ है ना क्या है, तो यह पाठ एक इंटरव्यू है, साक्षात्कार है। क्योंकि इस पाठ में ना रसीम वाजपेयी ने पंडित बिरजू महाराज से एक इंटरव्यू लिया है, और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न के सभी उत्तर को पंडित बिरजू महाराज जी ने दिया है, बखूबी इसका उत्तर दिया है। और ये इंटरव्यू इतना अच्छा बना था कि पंडित बिरजू महाराज ने इसे एक पाठ ही लिख दिया जिसे। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज, यदि आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि पंडित बिरजू महाराज कौन थे, तो पंडित बिरजू महाराज ना एक बहुत ही प्रसिद्ध डांसर थे। कौन थे? तो डांसर थे, नृत्यकार थे। ठीक है,
अगला सवाल है बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किसने लिया? तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जो इंटरव्यू लिया था वह किसने लिया था? तो रासिम वाजपेयी नामक इनकी शिष्या ने लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज के गुरुवाइन कौन थी? तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी ना उनकी माँ थी। ठीक है, असली माँ थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद रखना होगा कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत अकादमी पुरस्कार ना 27 वर्ष के उम्र में मिला था। कब मिला था? 27 वर्ष के उम्र में। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी की मृत्यु कैसे हो गई? तो आपको मालूम होगा कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु ना लू लगने से होगी। क्या लगने से होगी? लू लगने से होगी। लू आप जानते हैं जब गर्मी के दिनों में गरम गरम हवाएं बहती है उसे ही हम लू कहते हैं, और इसी लू के लगने से इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। किनके पिताजी की? तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी की। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को किसका शौक था? तो पंडित बिरजू महाराज ना ऐसे तो डांस करते थे, नृत्य कला करते थे, लेकिन इसके साथ साथ ही ना इनको ना गिटार बजाने का, सितार बजाने का, तबला बजाने का, हारमोनियम बजाने का, बांसुरी बजाने का बहुत ही अच्छा शौक था। किनको? तो पंडित बिरजू महाराज को। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज क्या थे? तो एक बिरजू महाराज ना एक डांसर थे। बिरजू महाराज कौन थे? तो बिरजू महाराज ना एक डांसर थे, नृत्यकार थे, यानी नर्तक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? मतलब पंडित बिरजू महाराज को शिक्षा किसने दिया था? तो उनके पिताजी ने, और उनकी माँ गुरुवाइन थी और पिता गुरु थे। पंडित बिरजू महाराज के डांस गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी, और उनकी डांस गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ। ठीक है। अगला सवाल है गंडा बंधवाने के लिए बिरजू महाराज ने कितना दक्षिणा दिया था अपने पिताजी को? तो 500 रुपया, यानी पूरे 500 रुपया पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने पिताजी को दक्षिणा स्वरूप दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म ना लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। और ये पाठ ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हैं इस पाठ को बढ़िया से समझना तो इस पाठ को आप पढ़िए। यह पाठ आपको बहुत अच्छा फील कराएगा। यह पाठ आपको बहुत कुछ संदेश देगा। आपको अपने जीवन में भी इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको कभी टाइम मिले तो जीत में मैं निरखत हूँ, इस पाठ को पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा इस पाठ से। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज ने सबसे पहले कौन सा वाहन खरीदा? तो सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज जी ने अपने पैसों से साइकिल खरीदी। क्या खरीदी? साइकिल। ठीक है। अगला प्रश्न है रासिम वाजपेयी बिरजू महाराज की कौन थी? तो रासिम वाजपेयी ना पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या थी, छात्रा थी। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की एक ट्यूशन के लिए कितना मिलता था? मतलब बचपन में बहुत ही कम उम्र में पंडित बिरजू महाराज डांस का ट्यूशन सिखाने जाते थे ना, तो उनको मात्र एक ट्यूशन पढ़ाने के लिए 25 रुपया प्रति माह मिलता था। याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज को एक ट्यूशन के रूप में 25 रुपया मिलता था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज की कितनी बहनें थे? तो पंडित बिरजू महाराज की कुल मिलाकर 3 बहनें थी। पंडित बिरजू महाराज की कुल मिलाकर 3 बहनें थी। ठीक है। अगला प्रश्न है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज ना बिरजू महाराज जी के अंकल जी थे, चाचा जी थे। याद रखिएगा, आपको ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, आपके बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में ये सवाल आ सकता है। कैसे, किस प्रकार से सवाल आएगा? सवाल आएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो आपको टिक करना होगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा जी थे। ठीक है। अगला सवाल है बिरजू महाराज किसे अपना गुरु मानते थे? तो पंडित बिरजू महाराज अपना गुरु ना अपने पिताजी को मानते थे और गुरुवाइन अपनी माँ को मानते थे, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज की शादी किस आयु में होगी? तो मात्र 18 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज मात्र 18 वर्ष के थे तभी इनकी शादी हो गई थी। इनको शादी करने का मन नहीं था, इनको जीवन में कुछ करना था, लेकिन इनकी माँ ने इनको बहुत जिद किया, जिसके कारण इनको शादी करनी पड़ी। ठीक है।
अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस परीक्षा में फेल हो गए थे? तो आपको याद होगा कि पंडित बिरजू महाराज मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में फेल हो गए थे। अगला प्रश्न है किस आयु में बिरजू महाराज के सिर से उनके पिता की छत्र छाया हट गई? तो मात्र पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे। मात्र पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता को लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही कम उम्र में ही इन्होंने अपना घर संभाला। इनका पिता का मतलब श्राद्ध कर्म बीता भी नहीं था तो इन्होंने अपने पिता का श्राद्ध बढ़िया से करने के लिए इन्होंने 2-3 डांस प्रोग्राम किया, कुछ पैसे मिले, उन्हीं पैसे से इन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म कराया मात्र 9.5 वर्ष की छोटी सी उम्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पंडित बिरजू महाराज मात्र 9 साल 6 महीना के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु लू लगने से हो गई थी। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का सवाल है नृत्य के लिए प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो एक दिन मतलब स्टेज शो हो रहा था, पंडित बिरजू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के अंकल जिनका नाम था शंभू महाराज और उनके पिताजी मतलब तीनों डांस कर रहे थे। तो फर्स्ट प्राइज ना पंडित बिरजू महाराज को मिला था, ना फर्स्ट प्राइज शंभू महाराज को मिला, ना फर्स्ट प्राइज इनके पिताजी को मिला। फर्स्ट प्राइज जो था ना वो पंडित बिरजू महाराज जी को मिला था। तो शंभू महाराज जी ने क्या कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इनमें से कौन नृत्य का एक प्रकार है? तो आपको याद होगा कि नृत्य का प्रकार जो है ना कथकली भी है, भरतनाट्यम भी है। इसी तरह बहुत सारे नृत्य के प्रकार हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमको 2 ही नृत्य का प्रकार पढ़ना है। पहला है कथकली, दूसरा है भरतनाट्यम। ठीक है, तो इस तरह कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा हेतु जीत मैं निर्खत हूँ पाठ का 22वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। और यदि पाठ 9 जिसका नाम है अवेन्यू और अवेन्यू नामक पाठ के लेखक थे अशोक वाजपेयी जी, इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे। सभी प्रश्न आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा हेतु काफ़ी लाभप्रद साबित हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इससे बहुत अधिक फायदा होगा। आप अपने मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, ये मैं कहता हूँ। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, इस चैप्टर का पहला सवाल है अवेन्यू के रचनाकार कौन है? अवेन्यू नामक पाठ के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना होगा कि अवेन्यू नामक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी जी। याद रखिएगा अवेन्यू नामक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अवेन्यू कहाँ है? तो अवेन्यू ना फ्रांस में है। मतलब ये ना भ्रमण करने वाला मतलब घूमने वाला बहुत ही अच्छा इलाका है अवेन्यू। और अवेन्यू कहाँ है? तो फ्रांस में है, इंडिया में नहीं है। और लेखक अशोक वाजपेयी को ना पहला मौका मिला था इनके लेखनी के आधार पर अवेन्यू घूमने का, तो ये पहला मौका मिस कर दिए थे किसी काम के कारण, लेकिन दूसरा मौका मिला तो ये अवेन्यू में गए और इन्होंने अवेन्यू में मतलब बहुत सारे निबंध, लेख, कहानी वगैरह वगैरह लिख डाले। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी के पिता का क्या नाम था? तो आपको याद रखना होगा कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी था। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी भारत के रहने वाले थे और इनका जन्म ना छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में हुआ था। याद रखिएगा आप कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? मतलब जन्म तो हुआ था अशोक वाजपेयी के छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था, ये कहाँ पर अधिकांश समय रहे हैं? तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास मध्य प्रदेश था। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास मध्य प्रदेश था। ठीक है, अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी जी की माता का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था जी? निर्मला देवी। ठीक है, अगला सवाल है विल वयल अवेन्यू का अर्थ क्या होता है? तो विल अवेल अवेन्यू का अर्थ होता है बस्ती। क्या होता है? बस्ती, यानी कि एक कस्बा, एक टोला, एक मोहल्ला।
अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। आपको याद रखना होगा अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है अमिनियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखिएगा अमिनियो जो है ना रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। अमिनियो रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक अमिनियो कितने दिन रहे। तो याद रखिएगा लेखक ना अमिनियो में ना मात्र 19 दिन रहे। लेखक अशोक वाजपेयी अमिनियो में कितने दिन रहे। तो मात्र 19 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है अवेनियो में लेखक ने कुल कितनी कविताएं लिखी। मतलब 19 दिन लेखक अशोक वाजपेयी अवेनियो में रहकर 35 कविताएं लिख डाले। ये बहुत ही अचंभित होने वाली बात है। यहाँ पर साल 2 साल पहले कविता आदमी ना लिख पाता है, लेकिन ये 19 दिन में अवेनियो में रहकर 35 कविताएं लिख दिए। तो कौन। तो अशोक वाजपेयी जी। ठीक है। अगला प्रश्न है अमिनियो में लेखक ने कुल कितने गद्य लिखे। तो लेखक अमिनियो में रहकर कुल मिलाकर 27 गद्य लिखे। मतलब 35 कविताएं और 27 गद्य लिख दिए। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी को भारत को छोड़कर अन्य किस देश से पुरस्कार मिला था। तो लेखक अशोक वाजपेयी को भारत में तो पुरस्कार मिला ही था, और भारत के अलावा इनको फ्रांस से भी पुरस्कार मिला था। किनको। तो लेखक अशोक वाजपेयी जी को। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर किसने लिखा है। तो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर अशोक वाजपेयी जी का ही लिखा हुआ रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है नदी के किनारे भी नदी है किसने लिखा है। नदी के किनारे भी नदी है, इस कविता को अशोक वाजपेयी जी ने ही लिखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक कविता का संबंध किससे बयां करता है। तो लेखक जो है ना कविता का संबंध ना नदी से बयां करता है। सवाल ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है सवाल कि लेखक कविता का संबंध किससे बयां करता है। तो आपको नदी से पट्टी करना होगा, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक अपने साथ कितने पुस्तकें अवेनियो लेकर गए थे। तो लेखक अशोक वाजपेयी जी अपने साथ 3 से 4 पुस्तकें अवेनियो लेकर गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक किस सन अवेनियो गए थे। तो याद रखिएगा लेखक 1994 में लेखक अशोक वाजपेयी जी अवेनियो गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है अवेनियो प्राचीन काल में किस शहर की राजधानी थी। तो अवेनियो ना प्राचीन काल में पोप नामक शहर की राजधानी थी। नामक शहर की राजधानी कहाँ थी। तो अवेनियो। पोप नामक शहर की राजधानी कहाँ थी। तो अवेनियो। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखक किस भाषा के टाइपराइटर अवेनियो में लेकर गए थे। तो लेखक ना हिंदी भाषा के टाइपराइटर अवेनियो में लेकर गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है लेखनी करने के लिए सबसे उत्तम स्थान क्या है। तो अवेनियो को ना लेखनी करने वाला सबसे उत्तम स्थान इसलिए माना गया है क्योंकि वहाँ पर शांति होती है। वहाँ जो है ना अवेनियो में ना शांत मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है। वहाँ का अनुकूलन कुछ अलग ही है, शांत माहौल होता है, और शांत माहौल में ही दिमाग काम करना अधिक शुरू करता है। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सवाल है चैम्बर का मुख्य द्वार किसके सामने था। तो याद रखिएगा जो अवेनियो में जो भवन था उसमें जो चैम्बर का जो मुख्य द्वार था ना वह कब्रगाह यानी शमशान की ओर था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का किस शहर को कला केंद्र माना जाता है। तो अवेनियो को कला का केंद्र माना जाता है। अवेनियो को कला का केंद्र माना जाता है। इस तरह कक्षा 10वीं के 9वें पाठ जिसका नाम है अवेनियो का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो खत्म हुआ। पाठ 10 है जिसका नाम है मछली पाठ के लेखक थे विनोद कुमार शुक्ल जी। इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है। यदि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में मछली पाठ से यदि हिंदी के पेपर में आपका कोई सवाल आता है तो इन 22 सवाल में से अवश्य टच करेगा। 3 से 4 नंबर पक्का आएगा इन 22 सवाल में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको 3 से 4 नंबर पक्का मिलेगा।
तो देखिए इस चैप्टर का यानी कक्षा 10वीं पाठ 10 जिसका नाम है मछली, और मछली नामक पाठ का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी थे। याद रखिएगा मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी थे। ठीक है, आपको याद रखना है मछली पाठ के लेखक कौन थे? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है मछली पाठ क्या है? तो मछली पाठ न जीवनी है न निबंध है, क्या है? कहानी है। याद रखिएगा मछली जो पाठ है यह पाठ एक कहानी है। ठीक है, मछली नामक पाठ एक कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है झील में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कुल मिलाकर 3 मछलियाँ थी। याद रखिएगा लेखक के साथ ये घटना घटित हुई है। ठीक है, जब लेखक बहुत छोटे थे तो छोटी सी आयु में इनके घर पे ये घटना घटित हुई है। विनोद कुमार शुक्ल जी के घर पे घटना घटित हुई है। इन्होंने इस घटना को इस पाठ के द्वारा दर्शा दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा लेखक और उनके भाई संतू जिनका नाम था वे दोनों मछली लेकर आ रहे थे। तो झोला में कुल कितनी मछली थी? तो 3 मछली थी, जिसमें से 2 जिंदा थी और 1 मरी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है झोले में कितनी जिंदा मछली थी? तो याद रखिएगा झोले में जिंदा मछली 2 थी और मरी हुई मछली 1 थी। ठीक है, झोले में कितनी मरी हुई मछली थी? तो 1 और जिंदा मछली 2 और कुल मिलाकर कितनी हुई? तो 3। ठीक है, अगला प्रश्न है मछली कौन काट रहा था? तो मछली काटने का काम ना भग्गू को था, और भग्गू ना उस घर का नौकर था। याद रखिएगा भग्गू को मछली काटने वाला काम दिया गया था। मतलब घर में किसी दिन मछली आती थी तो उस दिन मछली कौन काटता था? भग्गू। यानी कहने का मतलब है लेखक की जो पत्नी लेखक की जो माँ थी ना वह ना मछली नहीं खाती थी। यानी उस घर में ना लेखक की माँ को मांस मछली खाना या बनाना ना बहुत ही पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ता था। ठीक है, लेखक की माँ को ना चाहते हुए मसाला पीसना पड़ता था। ठीक है, अगला प्रश्न है संतू को कौन पकड़ रहा था? तो याद रखिएगा संतू को भग्गू नौकर पकड़ रहा था। क्यों? क्योंकि संतू एक जिंदा मछली को लेकर भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? कुआं में डालने के लिए, मछली को जिंदा बचाने के लिए। ठीक है, तो भग्गू उसके पीछे लग गया और मछली छीनने को दौड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा संतू को कौन पकड़ रहा था? तो संतू को भग्गू नौकर पकड़ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है मरी मछली के आँख में क्या नहीं दिखती है? तो इस कहानी के आधार पर ना जो मरी हुई मछली होती है उन मछलियों के आँख में ना परछाई नहीं दिखती है। याद रखिएगा मरी हुई मछली के आँख में परछाई नहीं दिखती है और जिंदा मछली के आँख में परछाई दिखती है। ठीक है, अगला प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ था। याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो हुआ था छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? संतू जब मछली लेकर आ रहे थे ना, संतू और उनके बड़े भैया लेखक साहब जिनका नाम था विनोद कुमार शुक्ल, तो वर्षा होने लगी ना, तो ये ना घर के एक दीवार था और दीवार के ऊपर पाঁचिल था, वहीं पर ये छिपे हुए थे भीगने से। और झोला का मुंह ना वर्षा के सामने इस तरह किए हुए थे ताकि वर्षा की बूंदें मछली के शरीर पर पड़ेगी ना तो मछली जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो मकान के नीचे। अगला प्रश्न है लेखक जल्दी जल्दी मछली घर क्यों ले जा रहे थे? तो लेखक जो थे ना उस समय ये बाल्यावस्था में थे। ठीक है, और ये ना और अपने भाई के साथ ना मछली को जल्दी घर ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि मछली को जिंदा पालने के लिए, एक जिंदा मछली को पालने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है पिताजी किसको मारने की बात कह रहे थे? तो पिताजी नरेन को मारने की बात कह रहे थे। बोल रहे थे कि नरेन यदि घर में आएगा तो उस साले को हाथ पर तोड़ देना। ठीक है, और किससे कह रहे थे? तो भग्गू नामक नौकर से कह रहे थे पिताजी कि नरेन जब घर पर आएगा ना तो उसको मारना। ठीक है, यदि आपको समझना है इस कहानी को बढ़िया से तो आप कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ के मछली का पूरा पढ़िए, समझिए, आपको समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मछली से कौन डर रहे थे? तो मछली से संतू डर रहा था। लेखक विनोद कुमार शुक्ल का छोटा भाई संतू ना मछली से डर रहा था, लेकिन जब बार बार विनोद कुमार शुक्ल जी ने कहा कि मछली को टच करो तब ये टच करता था। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किस मछली के आंखों में देखने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो मरी हुई मछली के आंख में आप देखिएगा ना तो आपकी परछाई नहीं दिखेगी, और जिंदा मछली के आंख में देखिएगा तो आपकी परछाई दिख जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मसाला कौन पीस रहा था? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मसाला पीस रहे काम ना लेखक की माँ का था, और मछली काटने का काम लेखक के नौकर का था जिसका नाम था भगू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन ठंड से काँप रहा था? तो संतु जो था ना ठंड से काँप रहा था क्योंकि ये वर्षा में बहुत भीग गया था। अगला प्रश्न है, किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो लेखक की माँ को। लेखक की माँ जो थी ना शाकाहारी थी, मतलब ये नॉन वेज नहीं खाती थी। ठीक है, इसलिए इनको ना बुरा लगता था मछली बनाना या खाना। अगला प्रश्न है, परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो इस परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम है? तो हमने अभी आपको बताया कहानीकार थे विनोद कुमार शुक्ल, और इनके भाई का नाम था भग्गू। सॉरी, भग्गू तो नौकर था, संतु इनके भाई का नाम था। विनोद कुमार शुक्ल के भाई का क्या नाम था? संतु। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? संतु। ठीक है। अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो याद रखिएगा, संतु ना मछली लेकर भागा उसको कुआं में डालने के लिए, क्योंकि वह एक मछली को पालना चाहता था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का सवाल है, भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? तो मछली लेने के वास्ते ना भग्गू संतु के पीछे पीछे भागा। लास्ट क्वेश्चन है, मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो मछली काटने वाला काम जो था ना वह ना भग्गू के द्वारा किया जाता था। यानी इस घर में जिस दिन मछली आती थी भग्गू उसको काटता था। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के 2200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको दिखाया। तो आप ना ऐसा ही हमको सपोर्ट कीजिए। और ये तो 10 पार्ट था, कक्षा 10वीं का 10 पार्ट था, इसका नाम था मछली। यदि आप चाहते हैं 1 से लेकर 9 तक पाठों का वीडियो देखना तो आपके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए, आपको उन वीडियो से बहुत ही सहूलियत मिलेगी। आप हिंदी में कक्षा 10वीं के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप हिंदी में 95% मार्क्स स्कोर कीजिएगा, पक्का कीजिएगा। तो आप जाइए और सारे वीडियो को लाइन से देखिए, सुनिए, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। तो बस अच्छा 10वीं के पाठ 11 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, जिसके लेखक थे यतीन्द्र मिश्र। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हुआ है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से इस वीडियो में उल्लेख करेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको फायदा अवश्य होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ 11 कक्षा 10वीं के पाठ 11 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, और नौबत खाने में इबादत नामक पाठ के लेखक थे यतीन्द्र मिश्र। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सवाल है, नौबत खाने में इबादत पाठ क्या है? तो याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत पाठ जो है ना यह एक जीवनी है, व्यक्ति चित्र है, एक बायोपिक है। याद रखिएगा, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ एक व्यक्ति चित्र है। इस चैप्टर में एक आदमी जिसका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनकी जीवनी का वर्णन किया गया है कि ये ना किस प्रकार महान बने। ये एक मशहूर शहनाई वादक थे। ठीक है, और शहनाई को हम मंगल ध्वनि भी कहते हैं, शंख की आवाज को भी हम मंगल ध्वनि ही कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन थे? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक थे यतीन्द्र मिश्र। इन्होंने ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि एक मशहूर शहनाई वादक थे, उनके बारे में इन्होंने पूरा लिखा है। अगला प्रश्न है, शहनाई की जो रीढ़ होती है वह किस पौधे से बनती है? तो नरकट। याद रखिएगा, नरकट नामक पौधा से का जो तना होता है उस तना से शहनाई की रीढ़ बनती है। ठीक है, शादी ब्याह के शुभ मौके पर शहनाई की मंगल ध्वनि आपने सुनी ही होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में हुआ था। याद रखिएगा, यतीन्द्र मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगरी में हुआ था। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए ना भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है। एक दिन का बात है कि एक शिष्या ने बिस्मिल्लाह खां से कहा ना कि हे गुरुवर, आप इतने बड़े महान शहनाई वादक हैं, आपको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला है, लेकिन जब कोई भी आपसे मिलने के लिए आता है तो आप फटी हुई लुंगी में उसके सामने चले जाते हैं। थोड़ा सा आप मतलब पहनावा अच्छा रखिए और उनके सामने जाइए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने मुस्कुराते हुए कहा कि हट पगली,
धत पगली, ये भारत रत्नवा का पुरस्कार बा सहनैया पर मिला है, ना कि फटी लुंगिया पर, ठीक है। मतलब सही बात है, इन्होंने सही कहा। मतलब हम आदमी को ना उसके वस्त्र पहनावे से हम आंक नहीं सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा बात कहा था मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, ठीक है। लेकिन बाद में कहे कि ठीक है तुम कहती हो तो अब से हम पहन कर ही अच्छा खासा पहन कर ही किसी के सामने जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा विवाद सही है। इस चैप्टर का अगला सवाल है बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर स्थित है। तो बालाजी का जो मंदिर है वह काशी में पंचगंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंचगंगा में। याद रखिएगा, पंचगंगा नामक घाट पर काशी में बालाजी मंदिर स्थित है। और काशी को ना हम देवनगरी भी कहते हैं, देवों की नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था। तो आपको याद रखना होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। क्या नाम था जी? कमरुद्दीन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का बुखार था, मतलब किस चीज़ का बहुत ही शौक था। सोते जागते दिन भर रात भर वे उसी के बारे में सोचते थे। तो शहनाई। याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने का बहुत ही बड़ा शौक था। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का घर कहाँ था। तो ये ना बिहार के डुमराव के रहने वाले थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमराव के निवासी थे। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में हुआ था। याद रखिएगा, रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था और बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी 1916 में हुआ था। दोनों में से एक सवाल पक्का आने वाले हैं। अगला प्रश्न है रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से कौन प्रेरित हुए। मतलब रसूलन बाई और बतुलन बाई दोनों क्या थी? सिंगर थी, गायिका थी। और इन दोनों के संगीत से ही प्रेरित होकर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाना शुरू किया, ठीक है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के प्रमुख हीरोइन यानी अभिनेत्री कौन थी। तो सुलोचना। जब कभी भी थिएटर में या सिनेमा हॉल में सुलोचना का फिल्म लगता था, ये 6 पैसा का टिकट खरीद करके वे मतलब सुलोचना का फिल्म देखने के लिए जाते थे, हमेशा जाते थे, ठीक है। कभी सुलोचना का फिल्म मिस नहीं करते थे क्योंकि ये इनकी बहुत ही प्रमुख अभिनेत्री थी, ठीक है। अगला प्रश्न है पहले कितने पैसा में सिनेमा के टिकट मिलते थे। तो 6 पैसा। इनके ज़माने में 6 पैसा में ही फिल्म देखने का टिकट मिल जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के परदादा के नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम था सलार हुसैन। याद रखिएगा, सलार हुसैन बिस्मिल्लाह खां के परदादा जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है रसूलन बाई कौन थी। तो गायिका। रसूलन बाई भी गायिका थी और बतुलन बाई भी गायिका थी। सुलोचना अभिनेत्री थी, ठीक है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था। तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम अली बख्श खां था, ठीक है। इन्होंने इनको शहनाई बजाने में बहुत हेल्प किया था। सुलोचना कौन थी। तो अभिनेत्री। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे। तो याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिताजी शहनाई ना बालाजी के मंदिर में बजाते थे। याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के पिताजी बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे। तो मतलब प्रत्येक साल मुहर्रम के दिन ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाया करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी द्वार पर मंगल ध्वनि का बजना कहलाता है। किसी द्वार पर मंगल ध्वनि का बजना ना नौबत खाना कहलाता है। याद रखिएगा, किसी के द्वार पर किसी के घर पर शहनाई का बजना कहलाता है नौबत खाना, ठीक है। या मंगल ध्वनि का बजना कहलाता है नौबत खाना। अगला सवाल है इबादत का क्या अर्थ होता है। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है। तो उपासना, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत रत्न का पुरस्कार किस शहनाई वादक को मिला है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को हमने आपको पहले ही बताया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मशहूर थे, ये शहनाई वादक थे, इनको ना भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है किस सन बिस्मिल्लाह खां स्वर्ग सिधार गए। मतलब कि किस साल बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु हो गई। तो 21 अगस्त 2006 को ये स्वर्ग सिधार हो चले। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला प्रश्न है बडलन बाई कौन थी। तो बडलन बाई भी
गायिका थी, बडुलन नहीं, क्या होना चाहिए, बतुलन बाई होना चाहिए, बतुलन बाई। बतुलन बाई भी गायिका थी और रसूलन बाई भी गायिका थी। अगला प्रश्न है कौन देवनागरी है? तो काशी को देवनागरी कहा गया है, याद रखिएगा, काशी को देवनागरी की उपाधि मिली है। अगला प्रश्न है कौन काशी से बहुत प्रेम करते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी से बहुत ही प्रेम करते थे। अगला प्रश्न है काशी में किस भगवान का विशाल मंदिर है? तो बालाजी का बहुत ही विशाल मंदिर काशी में है। लास्ट क्वेश्चन है 15 से 20 मिनट में शहनाई की क्या भीग जाती थी? तो रीड, मतलब 15 से 20 मिनट तो ये शहनाई बजाते थे ना, तो 15 से 20 मिनट में ही इनकी रीड भी जाती थी। बहुत ही अच्छा शहनाई बजाया करते थे हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो इस तरह चैप्टर 11 जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत, कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड परीक्षा है, तो यह पाठ का वीडियो खत्म हुआ। यदि आप चाहते हैं पाठ 12 का वीडियो देखना या साइंस और सोशल साइंस का भी वीडियो देखना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम बहुत जल्दी ही साइंस और सोशल साइंस का वीडियो का सीरीज लाएंगे जो आपके परीक्षा में बहुत ही कारीगर साबित हो सकता है। तो यदि आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है। यदि आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है, और यदि आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। मैं कुंदन सिंह, TVL कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ 12 है जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, और ये पाठ जो है ना हिंदी विषय से संबंधित है, और इस चैप्टर में कुल मिलाकर 21 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अवश्य फायदा होगा। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक थे महात्मा गांधी। याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, पहला सवाल है शिक्षा और संस्कृति पाठ क्या है? तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है यह एक शिक्षा शास्त्र है। मतलब इस पाठ को पढ़ने के बाद ना हमको समझ में आएगा कि आखिर शिक्षा होती क्या है और संस्कृति होती क्या है। मतलब गांधी जी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के विषय में कहा है कि आप अपने छोटे से बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने से पहले आप उसको संस्कार की शिक्षा दो। और गांधी जी ने जो शिक्षा नीति में सुधार हेतु कई नियम अपनाए थे, तो वह मतलब आज से 1 साल पहले मोदी जी ने कहा है कि उस शिक्षा नीति पर काम किया जाएगा। मतलब इतना साल बाद मतलब गांधी जी के सिद्धांतों पर कार्य किया जाना शुरू होने वाला है। मतलब मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है जो अभी हुई नहीं है। तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ क्या है? तो यह पाठ एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी जी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल अक्सर मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछता है। सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, और सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद गांधी जी को महात्मा लगाकर महात्मा गांधी कहा जाने लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। मात्र 13 वर्ष की छोटी सी आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। ठीक है,
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माँ का नाम था पुतली बाई, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, माँ का नाम था पुतली बाई और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई है। याद रखिएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं और किस देश के राष्ट्रपिता कहते हैं? तो भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी के माँ का क्या नाम था? गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी दिवस ना 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यानी गांधी दिवस को ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के उपलब्ध में भी हम मनाते हैं। 2 अक्टूबर को पूरा संसार में अहिंसा दिवस मनाया जाता है गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो अहिंसा को। मतलब गांधी जी का कहना है कि अहिंसा जो है ना सबसे बढ़िया शिक्षा है। ठीक है, ये हमको नेक राह पर चलने का सीख देता है, हमको लड़ाई झगड़ा से दूर रखता है। कौन? तो अहिंसा। अगला प्रश्न है गांधी जी कौन सी पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी लंदन वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए गए थे। याद रखिएगा गांधी जी महात्मा गांधी जी लंदन वकालत की पढ़ाई पढ़ने हेतु गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है और सिर्फ ये भारत में नहीं पूरा संसार में विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। याद रखिएगा शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ओके, अगला प्रश्न है टोलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टोलस्टॉय ना रूस के साहित्यकार थे। टोलस्टॉय का नाम बहुत ही फेमस है, इन्होंने बहुत सारे काव्य खंड लिखे हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा टोलस्टॉय रूस देश के साहित्यकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तकनीकी। मतलब हमको ना बच्चों को शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी देना चाहिए ताकि वे रोजगार उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो यही तो मतलब नई शिक्षा नीति में लागू होने वाली है। पढ़ाई के साथ साथ तकनीकी का भी शिक्षा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है बापू किसे कहते हैं? तो गांधी जी को ही बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर किस भाषा के कवि थे? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ना बांग्ला भाषा के कवि थे। मतलब पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, इनका भाषा क्या था? बांग्ला। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गांधी जी का किया गया आंदोलन था? तो चंपारण आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, खेरा आंदोलन हुआ, दांडी यात्रा हुई, सभी गांधी जी की द्वारा किया गया आंदोलन था। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने से पहले हमें उनको कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? तो अहिंसा और संस्कृति का। यानी बच्चों को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने से पहले उसे हमें अहिंसा, संस्कृति और संस्कार का ज्ञान देना अति आवश्यक है कि किसको कैसे क्या बोलना है, किसी से कैसे बात करना है, उसको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हमारी मातृभाषा क्या है? तो हिंदी। हिंदी को मातृभाषा भी कहा जाता है, यह भारत देश की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, हिंदी। तो इस तरह इस चैप्टर का पूरा वीडियो खत्म हुआ। तो इस तरह आपने देखा कि हमने कुल मिलाकर कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा हेतु हिंदी विषय का चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक मतलब 1 से लेकर के 12 तक हमने पाठ आपको क्लियर कराया। कुल मिलाकर 12 गो चैप्टर ही है। मतलब कुल मिलाकर कक्षा 10वीं के हिंदी यानी फर्स्ट हिंदी में 12 पाठ है। उन 12 पाठ का हम पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिए। यदि आपने किसी पाठ को मिस किया होगा तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं और उससे से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह हम कल से नए वीडियो में कक्षा 10वीं के सेकेंड हिंदी का पूरा पाठ बाई पाठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब हम सामाजिक विज्ञान में घुसेंगे और सामाजिक विज्ञान को समाप्त करेंगे। तो ऐसे ही आप सपोर्ट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करते हैं, हमारा वीडियो अधिक से अधिक फैलेगा, हमारे वीडियो में व्यू अधिक आएगी, हम
अंदर से मोटिवेट होंगे और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हम भी आपका सपोर्ट करते हैं, करेंगे और करते भी हैं। तो इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।